दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया। यह आर्टिकल कह रहा है कि आरबीआई के सिर्फ एक फ्रेमवर्क की वजह से, इस फ्रेमवर्क का नाम है ईसीएल, सिर्फ इस एक फ्रेमवर्क की वजह से देश में जितने भी सरकारी बैंक है उनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो लगभग 3% से नीचे आ चुके हैं। एग्जैक्टली पूरी न्यूज क्या है बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल से समझो। मान लो ये एक स्कूल है और इस स्कूल में एक ये टीचर है, और इस स्कूल में बहुत सारे ये बच्चे हैं। ये टीचर इन बच्चों को सिर्फ तभी डांटता था और तभी पढ़ाता था जब ये सारे बच्चे स्कूल में फेल हो जाते थे। लेकिन अब बाद में स्कूल वालों ने क्या बदलाव किया? स्कूल वालों ने कहा कि ये जो टीचर है ये इन बच्चों को डेली डांटेगा, डेली इन बच्चों को पढ़ाएगा ताकि कम से कम बच्चे एग्जाम में फेल हो। एग्जैक्टली ऐसा ही आरबीआई ने किया। आरबीआई कहता है, देखो मैंने यहां पे दो चीजें लिख दी हैं। अभी तक बैंकों के लिए क्या नियम थे और अब 1 अप्रैल 2027 से, यानी अभी नहीं है, ये 1 अप्रैल 2027 से यानी 1 साल बाद लागू होगा ईसीएल। लेकिन उसका इंपैक्ट इस फ्रेमवर्क को बनाते के साथ पड़ गया। अभी तो 1 अप्रैल 2027 जब आएगी तब की तब देखेंगे। पहले ही इस अनाउंसमेंट के बाद ही लगभग 3% सरकारी बैंकों के शेयर प्राइसेस गिर गए। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो कोई भी बैंक है, लेट अस सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो किसी एक कस्टमर को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, ठीक है जी। इस कस्टमर ने, देखो लोन जब भी बैंक देता है, ठीक है, और हो सकता है वो लोन टाइम पे आता रहे, ठीक है। मान लो एसबीआई ने आपको 1 करोड़ का लोन दिया, आप हर महीने किश्तें भरते जा रहे हो, उसकी भरते जा रहे हो, तो एसबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई को लगता है मेरा लोन जो है बिल्कुल सेफ हाथों में है। लेकिन मान लो एसबीआई ने किसी भी एक इंसान को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, ठीक है जी, लोन दे दिया। अब वो पहली किश्त जब डिफॉल्ट करता है, मान लो वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है ईएमआई भरने के, तो बैंक क्या करता है, अपनी कॉलिंग टीम को बोलता है कि जी इसको कॉल करो, देखो पैसे देगा कि नहीं देगा, है ना, धीरे धीरे। तो मान लो 30 दिन हो गए, फिर दोबारा वो अगली किश्त भी डिफॉल्ट कर देता है, फिर बैंक थोड़ा और प्रेशर डालता है, प्रोसेस तो वही रहता है कॉलिंग टीम का ही। फिर मान लो तीसरी किश्त भी डिफॉल्ट कर देता है। अब डिफॉल्ट करते करते 90 डेज हो गए, अब उसने 3 किश्तें नहीं दी। जैसे ही कोई भी कस्टमर 3 किश्तें डिफॉल्ट कर देता है, 3 किश्तें बैंक की नहीं भरता, बैंक बोलता है उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कोई भी लोन जो 90 दिनों तक अगर कस्टमर ने बैंक का पैसा नहीं भरा तो बैंक उसे एनपीए बोलता है। जैसे ही 90 दिन हो जाते थे, तो 1 करोड़ का लोन था ना जी, तो 90 दिन होते ही इसका 10%, यानी इसका 10% कितना हो गया, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनिंग कर देगा, यानी 10 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल के। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, एसबीआई ने आपको ही दिया, आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया और आपने 90 दिन तक एसबीआई का पैसा नहीं भरा, आपका लोन क्या बन गया, एनपीए। अब एसबीआई अपने प्रॉफिट में से 10 लाख रुपए निकाल के अलग रख देगा, बफर में रख देगा, ठीक है। एसबीआई कहेगा हो सकता है कि ये इंसान भविष्य में भी मेरा लोन ना उतारे, तो अभी के लिए हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना भी दे। तो अभी के लिए एसबीआई कहता है 90 दिन ही हुए हैं इसको डिफॉल्ट करते हुए, मैं एक काम करता हूं 10% पैसा अपने प्रॉफिट में से निकालता हूं और इसको अलग रख देता हूं, ठीक है जी। चलो ठीक है। अब मान लो आप और टाइम बीतता गया, आपको 1 साल हो गया, आपने लोन नहीं भरा। 1 साल, 90 दिन नहीं, अब 1 साल हो चुका, आपने लोन का पैसा नहीं भरा। अब बैंक को और डर लगने लगेगा। बैंक कहेगा कि यार अब 40% पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग एक साइड रखना पड़ेगा, भाई ये इंसान डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। तो बैंक 40 लाख रुपए अपने अलग से रख लेगा। ऐसे ही जब 2 साल हो जाएंगे तो 60% यानी 60 लाख रुपए, 3 साल हो जाएंगे तो 80% यानी 80 लाख रुपए, 5 साल तक मान लो आपने लोन नहीं भरा तो 100% हो गया। बैंक कहेगा ये तो लॉस हो गया भाई, ये डिफॉल्ट हो गया, ये पैसा बिल्कुल नहीं आने वाला। बैंक क्या करेगा, आपके लोन को राइट ऑफ कर देगा और 100% यानी 1 करोड़ रुपया अपने प्रॉफिट में से निकालेगा, आपके लोन को क्लोज करेगा और इस पूरे लोन को एज अ लॉस मार्क कर देगा, लोन को राइट ऑफ कर देगा। और जो ये एनपीए हुआ, समझ के बात को, ये जो लोन जो था ये लॉस हो गया, इसकी लॉस की भरपाई कहां से करेगा, अपनी बुक्स तो क्लीन करेगा ना, ठीक है। उस बुक को क्लीन करने के लिए आपके लॉस की भरपाई कहां करेगा, अपने प्रॉफिट में से 1 करोड़ रुपया निकालेगा और इस लॉस की भरपाई करेगा। तो अभी तक तो ये प्रोसेस चलता था। लेकिन अब आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई कह रहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने 90 दिनों तक कुछ भी पैसा साइड में नहीं रखा। आरबीआई कह रहा है नए रूल के हिसाब से मान लो बैंक किसी को 1 करोड़ रुपए का लोन देता है, ठीक है जी। 1 करोड़ रुपए का मान लो लेट अस सपोज आपको ही लोन दिया, ठीक है। आरबीआई एसबीआई ने आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया।
अब आरबीआई कह रहा है कि सामने वाले जिसको आप लोन दे रहे हो उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करो कि जी उसकी इनकम कितनी है, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, हर महीने इनकम आती है, क्या बढ़ के आती है, घट के आती है, ये सेम आती है। आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा। मान लो एनालाइज करने के बाद बैंक कहता है कि इस इंसान का लोन का डिफॉल्ट करने का जो चांस है वो 10% है, ठीक है। तो 1 करोड़ का अगर लोन दिया है तो पहले ही दिन इसका 10% निकाल लो, यानी 10 लाख रुपए हो गया। फिर बैंक एनालाइज करेगा कि 10 लाख रुपए अगर मैं अलग से पहले दिन ही साइड में निकाल के रखूं, हो सकता है 10 लाख ही, मतलब पहले दिन ही 10 लाख साइड निकाल लिया, लेकिन हो सकता है अगर सामने वाला डिफॉल्ट करे तो कुछ तो पैसा रिकवर करेगा। मान लो 50% रिकवर बैंक कर लेगा, तो बैंक पहले ही दिन 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपए, वो हर किसी की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले ही दिन, जिस दिन आपको लोन डिसबर्स करेगा, जिस दिन एसबीआई आपको लोन देगा, पहले ही दिन मान लो 1 करोड़ का लोन दिया तो 5 लाख रुपया अलग से बफर में रखेगा। आरबीआई कहता है आप इस पैसे को यूज भी नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे को लोन देने के लिए, यह पैसा आपको अलग ही रखना पड़ेगा। आरबीआई कहता है वो रूल नहीं चलेगा कि आप 90 दिनों तक कोई किस्त नहीं भर रहा तो कोई भी पैसे की प्रोविजनिंग ही नहीं कर रहे, कुछ भी पैसा आप अलग से रख ही नहीं रहे हो, वो चीज नहीं चलेगी। डे 1 से ही आपको कुछ ना कुछ पैसा बफर में रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इससे एक तरह से देखो, अच्छा ये इसको बोलते हैं ईसीएल, ये जो पैसा पहले दिन से ही अलग रखना पड़ेगा इसको ईसीएल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। समझ के बात को। इसका नुकसान क्या है, देखो इसका नुकसान ये है कि अभी तक मान लो आपने लोन दिया, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर महीने आपके खाते में अच्छी खासी मोटी सैलरी आती है, हर महीने उसकी किस्त कट जाती है, कोई चांस ही नहीं था कि आपका लोन डिफॉल्ट हो, लेकिन आपकी भी प्रोफाइल की रिस्क असेसमेंट करके बैंक को कुछ ना कुछ पैसा बफर में रखना ही पड़ेगा। तो ये जो है धीरे धीरे करके बैंक का काफी सारा पैसा बफर में पड़ा रहेगा, वो पैसे को बैंक यूज नहीं कर पाएगा, और जब यूज नहीं कर पाएगा तो कम बिजनेस होगा। समझ की बात को। तो इस वजह से सरकारी बैंकों के जो शेयर प्राइसेस है वो गिरे। फिर एक सवाल आता है कि आरबीआई तो सबके लिए काम करता है, लाइक प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ये ऑर्डर है, सरकारी बैंकों के लिए भी ऑर्डर है, तो फिर सिर्फ सरकारी बैंकों के ही शेयर प्राइसेस क्यों गिरे? देखो सरकार और प्राइवेट के भी गिरे, मैं एक बार आपको ये दिखाता हूं। देखो सरकारी बैंकों के जैसे बैंक ऑफ इंडिया का 3%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 3%, कैनरा बैंक का 2%, ऐसे ही प्राइवेट बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट का 1.9%, एचडीएफसी का 0.96%। गिरे प्राइवेट बैंक्स के भी हैं, लेकिन सरकारी बैंकों के शेयर प्राइस ज्यादा गिरे हैं। क्यों ज्यादा गिरे हैं? प्राइवेट बैंक्स के शेयर प्राइस क्यों कम गिरे हैं? देखो सरकारी बैंकों के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है, सरकारी बैंकों के ऊपर प्रेशर होता है कि एजुकेशन लोन ज्यादा से ज्यादा बांटो, किसानों को केसीसी लोन्स ज्यादा से ज्यादा बांटो। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंकों के ऊपर सरकार का प्रेशर होता है। वहीं प्राइवेट बैंक एजुकेशन लोन को बहुत कम, हालांकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ गेम घुमा देते हैं। समझ गए? आजकल तो ये बैंक्स अपने ही कोर्सेज लॉन्च करने लग गए नौकरी देने के लिए, तो अपने ही एम्प्लॉयज को जो कोर्स करवाते हैं उसकी फीस लेते हैं, उन्हीं को ही लोन दे देते हैं, वो एजुकेशन लोन के नाम पे अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड बहुत छांट छटाई करके किसानों को लोन देते हैं, सरकारी बैंक तो बहुत जल्दी दे देते हैं। तो ये जो लोन होते हैं ये लगभग देखो केसीसी वैसे सिक्योर्ड लोन है, लेकिन आपको भी पता है काम अनसिक्योर्ड लोन की तरह ही करता है, तो इनका डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा होता है। समझ के बात को। इसीलिए सरकारी बैंकों के ऊपर ज्यादा प्रेशर आया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 2 एजेंसीज हैं, ये ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं। पहली ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है। ये एजेंसी कह रही है कि इस इंपैक्ट के बाद, आरबीआई के इस डिसीजन के बाद, जो बैंकों का नेट प्रॉफिट है वो 5 से 10% तक नीचे आ सकता है। समझ के बात को। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने कहा है। बाकी जो मूडीज की रिपोर्ट है इस ईसीएल फ्रेमवर्क के ऊपर, ये कह रहा है कि इसका इंपैक्ट कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडरेट है, बट इतना कोई दिक्कत नहीं है, हल्की बहुत रिडक्शन आएगी बैंक के कैपिटल के अंदर, बट ये इजीली मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या है? देखो इस फायदे से जो भी एनपीए होंगे, वो एक तरह से क्या होता था, जैसे मान लो बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, अब 90 दिन जब होंगे तब जाके बैंक की आंख खुलेगी कि नहीं यार थोड़ा बहुत पैसा इसकी प्रोविजनिंग, इसको बफर में रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मान लो आज लोन दिया, पहले ही दिन कुछ पैसा बफर में रख दिया, तो कल को जब ये लोन पूरा डिफॉल्ट हो गया मान के चलो, और इसको राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो बैंक को दिक्कत नहीं होगी, उसके पास बफर में पैसा पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब आरबीआई अपनी जगह ठीक है कि बैंकों की हालत स्ट्रांग रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार डिफॉल्ट होते जा रहे हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के बैंक कह रहा है कि इतना सारा पैसा तो हमारे पास है नहीं। आरबीआई अपनी जगह ठीक है, बैंक्स अपनी जगह ठीक है कि सारा पैसा ही बफर में रखवाते जाओगे कुछ ना कुछ पैसा, तो फिर हमारे पास धंधा करने के लिए पैसा कम पड़ेगा भाई। अब देखो इंडिया में बैंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ग्लोबल लेवल
पे, समझ के बात को। इसी वजह से तो ये जेपी मॉर्गन चेज जैसे बैंक भारत में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत मोटा पैसा है, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंकिंग करते हैं, रिटेल बैंकिंग वगैरह नहीं करते, सिर्फ कॉर्पोरेट बैंकिंग। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा बड़ा लोन, जैसे 5,000 करोड़ लोन, 10,000 का करोड़ का लोन, तो ऐसे करके ये जेपी मॉर्गन चेज जैसे बैंक भारत में क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं? इसी वजह से कि उनके पास पैसा है धंधा करने के लिए। बैंक्स भारत के ठीक है, वो अपनी जगह सच्चे हैं कि पैसा ही नहीं होगा तो बड़े बड़े लोन्स कैसे दे पाएंगे। खैर चलो देखते हैं 1 अप्रैल 2027 के बाद जो भी होगा उसको देखते हैं। बाकी अगर आप मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे अबाउट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं।